अब देखो बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 के लक्षण। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है कि इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बिकॉज रेट डिपेंड्स ओनली रिएक्टेंट। समझ गए बच्चों कि ये एक यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसा क्यों? बिकॉज इसका जो रेट है वो केवल रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन को हम कितना भी चेंज करें, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आता। तो हम कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। समझ गए बच्चों कि इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बिकॉज रेट डिपेंड्स ओनली द रिएक्टेंट। यह एक आणुक अभिक्रिया है जिसका वेग केवल अभिकारक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर हम न्यूक्लियोफाइल लें और यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज हो रही है बट रेट क्या है? कांस्टेंट बना है। मींस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से रेट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यहां पर आ जाए कि यहां पर हम रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन और यहां रेट लेते हैं, तो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जैसे इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। मींस ये एक फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ओके, यहां तक बात समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस रिएक्शन का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो क्या होता है बच्चों? कार्बोकैटाइन। और कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन ही इस रिएक्शन का RDS होता है, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप। ओके, यही मैंने लिखा है कि द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन इज RDS। समझ गए बच्चों कि अभिक्रिया का जो माध्यक है वो है कार्बोकैटाइन और इसका फॉर्मेशन ही क्या होता है? RDS। तो ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनी, तो यहां पर ये स्लो स्टेप चलता है बच्चों। फिर रिएक्टेंट की जो ट्रांजिशन स्टेट बनी वो कार्बोकैटाइन में चेंज होती है और X हट गया, तो यहां से ये एक पूरा RDS होता है बच्चों। ओके, यहां पर हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है और यहां हम देखते हैं एनर्जी। तो यहां पर रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल और जो पोलर मीडियम है, इन सब की इंटरेक्शन से ये एक ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनती है। यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट है, आप देख रहे हैं कि जो ग्रुप रिमूवल है, लीविंग ग्रुप है, वो बिल्कुल पार्शियली बॉन्डेड है और यहाँ पर ये फिर चेंज हो जाता है इंटरमीडिएट में। तो यहाँ पर जो कार्बोकैटाइन बन रहा है बच्चों, यही रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पर TS1 की जो एनर्जी आप देखें हाईएस्ट है, तो ये जो स्टेप है यही क्या है? RDS। कार्बोकैटाइन के बाद फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, TS2 बनी और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बना। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसमें जो उसकी एनर्जी है वो रिएक्टेंट से कम है और ऐसे में यहाँ का जो डेल्टा HR होता है वो कैसा होगा? निगेटिव। और डेल्टा HF रिएक्टेंट का डेल्टा HF प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। फॉर्मेशन एंथैल्पी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट से हमें इस ग्राफ में ज्यादा दिख रही है, तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की माइनस करें, डेल्टा HR निगेटिव होगा। कल मैंने गलती से इस ग्राफ में साइड में ये साइन उल्टा लगा दिया था, कोई बात नहीं, आप उसे अच्छी तरह से कंसीडर करें, फिर से समझें। यहाँ डेल्टा HR निगेटिव है, जो फॉर्मेशन एंथैल्पी रिएक्टेंट की है वो ज्यादा है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है। तो यहाँ तक आप ग्राफ एक बार और अच्छे से देखें और उसमें छोटी सी इस मिस्टेक को सही कर लें। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, तो इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसका इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकैटाइन। तो कार्बोकैटाइन में एक मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। मींस जो प्राइमरी कार्बोकैटाइन होता है बच्चों, इसमें चेंज हो जाता है 2 डिग्री कार्बोकैटाइन में। अगर पॉसिबल है हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, इनसे और 2 डिग्री शिफ्ट हो जाता है 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। तो ये होती है 1 to एल्काइल, ओके, हाइड्राइड और फिनाइल शिफ्ट। इनसे ये 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री में चेंज हो जाता है। तो ये एक हाइड्राइड या एल्काइल शिफ्ट होती है और इस तरह से कार्बोकैटाइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में चेंज होते हैं।
तो ये केवल ओनली कार्ब कैटाइन में ही पॉसिबल है। और इसमें जो एक प्रोडक्ट मेजर होता है वो एक रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल एक टर्शरी कार्बन से या सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड दिखता है। ओके, सपोज ये हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो हैलाइड ग्रुप है वो एक सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है। हैलाइड ग्रुप का रिमूवल हुआ, यहाँ कार्ब कैटाइन इंटरमीडिएट बना बच्चों। अब ये एक 2 डिग्री कार्ब कैटाइन है। ओके, तो अब यहाँ से ये एक हाइड्राइड शिफ्ट होगी, पूरा ये ग्रुप शिफ्ट होता है यहाँ से, और यहाँ पर ये बन गया हमारा एक 3 डिग्री कार्ब कैटाइन। ओके, ये मोर स्टेबल है बच्चों। ओके, ये क्या है, मोर स्टेबल, जबकि ये क्या था हमारा लेस स्टेबल। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ अटैक कर सकता है बच्चों, यहाँ अटैक कर सकता है, बट ये एक मोर स्टेबल है तो इससे एक मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जबकि ये लेस स्टेबल था तो ये हमारा क्या है, माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह से मेजर और माइनर 2 टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और ये कैसे हुआ बच्चों, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के कारण, हाइड्राइड, एल्काइल, फिनाइल, इन शिफ्ट्स के कारण ऐसा शो करता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ओके, और भी आप रिएक्शंस देखोगे जहां पर इस तरह की शिफ्टिंग आपको दिखेगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखें कि अगर किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट पॉसिबल हो रहा है तो ध्यान रखें वहां पर हमेशा एक SN1 रिएक्शन होगी। ओके, सपोज ये हमारे पास एक CH2 और ये क्या है बच्चों, X ग्रुप है। यहाँ पर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेना है, तो आप देखोगे कि जो इसका कार्ब कैटाइन बने CH2+, ये क्या है, 1 डिग्री कार्ब कैटाइन, ये ऐसे चेंज होगा कि यहाँ से हाइड्राइड माइग्रेशन हुआ और यहाँ पर अब ये किस में चेंज हो गया बच्चों, टर्शरी में, 3 डिग्री कार्ब कैटाइन में। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक होने से यहाँ पर बन गया CH3 और क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं एक प्रोडक्ट इससे भी पॉसिबल था, ऐसे CH2N। तो ये लेस, ये क्या था हमारा, लेस स्टेबल। ओके, तो जबकि तो ये हमारा एक माइनर प्रोडक्ट होगा बच्चों, क्या होगा, माइनर, और ये क्या होगा यहाँ पर, मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान रखें कि मेजर प्रोडक्ट जो है, अगर माइनर और मेजर 2 टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं, मींस रिएक्शन या तो रिजियो सिलेक्टिव है या स्टीरियो सिलेक्टिव है, तो ऐसे में ध्यान रखें SN1 रिएक्शन होगी। रिजियो सिलेक्टिव मतलब होता है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं उनमें एक ज्यादा बन रहा है और एक कम बन रहा है, या कोई स्टीरियो आइसोमर्स बन रहा है उनमें भी एक ज्यादा कम बन रहा है, तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है, स्टीरियो सिलेक्टिव। तो SN1 जो रिएक्शंस है वो रिजियो सिलेक्टिव ही होती हैं और स्टीरियो सिलेक्टिव। हम स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नेक्स्ट मतलब वीडियो में लेंगे, डिटेल में समझेंगे उसको अभी। ओके, तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर क्या है या कैरेक्टर क्या है कि अल्फा सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस बिकॉज अल्फा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन। समझ गए बच्चों कि अल्फा सब्स्टिट्यूशन मींस जहां पर लिविंग ग्रुप जिसमें अटैच है जिस कार्बन में, उस कार्बन में जितना ज्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूशन हो जाए, फिनाइल सब्स्टिट्यूशन हो जाए, ध्यान रखें SN1 रिएक्शंस का रेट इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं ये कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ओके, कि अल्फा सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज अल्फा एल्काइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन व्हिच इज ड्यू टू +H +I +H +R इफेक्ट। मींस ऐसा सब्स्टिट्यूशन हो बच्चों एल्काइल ग्रुप जिसका इफेक्ट या तो +I हो या +H हो या +R हो, तो ऐसे में एल्काइल ग्रुप ऐसे में जो कार्ब कैटाइन बनेगा उनमें क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी फास्ट होगा। समझ गए बच्चों कि अल्फा प्रतिस्थापन SN1 अभिक्रियाओं का वेग बढ़ाता है, क्योंकि अल्फा एल्किन, फेनिल या कार्बोकैटायन, ठीक है,
जो है समूह कार्बोकैटायन का स्थायित्व बढ़ा देते हैं। ये क्या कर देते हैं बच्चों? स्थायित्व बढ़ाते हैं, क्योंकि ये प्रभावित हो जाते हैं। सपोज ये है हमारे पास 1 डिग्री, ओके, ये है हमारे पास 2 डिग्री और ये क्या है बच्चों? 3 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि रेट इस ऑर्डर में इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा स्टैटिक हिंड्रेंस आएगा अल्फा पोजीशन में, ध्यान रखें, उतना ही ज्यादा SN1 का रेट होगा। मींस ये है, ठीक है, तो ये स्टैटिक क्राउडिंग, जितनी ज्यादा स्टैटिक या हिंड्रेंस हम समझ गए बच्चों, हिंड्रेंस हो या हम कहें कि स्टैटिक क्राउडिंग हो, जितनी ज्यादा आप देखोगे उतना ही ज्यादा SN1 का रेट होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहां क्राउडिंग होगी, स्टैटिक हिंड्रेंस होगा, जो ग्रुप्स होंगे उनमें स्ट्रेन होगा और वो तुरंत अपने जो लिविंग ग्रुप है हटा के और अपने आप को एक प्लेनर सब्सटेंस में, एक प्लेनर रेडिकल में चेंज करते हैं। वो प्लेनर रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्टिव है, इनका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्टिव है। तो यहाँ पर जितने ज्यादा आप देख रहे हैं एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं, SN1 का रेट इंक्रीज होता है। इसमें एक तो क्राउडिंग भी अच्छी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, इंडक्टिव इफेक्ट भी हाईएस्ट है। ये सारे फैक्टर मिलकर टर्शरी को सबसे ज्यादा जो है रिएक्टिव बनाते हैं टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। समझ गए बच्चों? ऐसे ही फिनाइल ग्रुप अगर इंक्रीज होते हैं, फिनाइल ग्रुप आप जानते हैं, मैंने कार्बोकैटायन में खूब डिटेल में बताया है कि कार्बोकैटायन की जो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की, हम देखेंगे तो यहाँ पर ये कौन सा इफेक्ट दिख रहा है बच्चों? प्लस R इफेक्ट या कहें कि प्लस M इफेक्ट या M इफेक्ट, तो भी इनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनका रेट ऑफ रिएक्शन SN1 इंक्रीज होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि SN1 का जो रेट है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो भी फैक्टर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा वहां SN1 रेट इंक्रीज होगा। SN1 रेट इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा इंडक्टिव है, जितना ज्यादा प्लस R, जितना ज्यादा प्लस M, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस M और माइनस I। SN1 जो है अभी मैंने बताया स्टैटिक हिंड्रेंस के साथ बढ़ता है, स्टैटिक क्राउडिंग के साथ बढ़ता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टैटिक क्राउडिंग होने से मॉलिक्यूलर में रिपल्सन होता है, एनर्जी ज्यादा होती है, वो कार्बोकैटायन में चेंज हो जाते हैं ताकि वो प्लेनर हो जाए और उनका रिपल्सन कम हो जाए। तो यहां तक आपको अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट्स हैं जिन पर SN1 का रेट अगर हमें देखना है। ये है फर्स्ट फैक्टर। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट में देखें आप कि यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ओके, ऐसे, तो ये कॉन्जुगेशन इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, मतलब यहाँ पर आप देखें कि H इफेक्ट भी है और रेजोनेंस भी है, ओके। यहाँ आ जाए, यहाँ पर आप देखोगे कॉन्जुगेशन तो है बट एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएगा बच्चों, समझ गए ना? इसमें क्या होगा? एक एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर है, रेजोनेंस है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इंडक्टिव फैक्ट दिख रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके। तो यहाँ ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है, पहली बात तो स्टेरिक फैक्टर, फिर होता है एरोमेटिक कैरेक्टर, फिर होता है रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। ये है, मतलब मैं यहाँ बता दूं कि पहला इफेक्ट तो है स्टेरिक फैक्टर, सबसे पहला ये देखो, ओके। स्टेरिक फैक्टर के बाद आप आ जाए एरोमेटिक कैरेक्टर में, इसको देखें तो स्टेरिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिर एरोमेटिक, फिर आप आ जाए एरोमेटिक के बाद क्या आ जाता है बच्चों? रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। इनके बेस पर हम SN1 रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे। मींस SN1 का रेट इस तरह डिक्रीज होता है, इस तरह इंक्रीज होगा, ओके, कि यहां पर चलेगा तो इंक्रीज होगा। तो यहां पर आप देखें कि एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर है और इसमें यहां रेजोनेंस भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, ओके। यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ओनली है, यहां अगर हम देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट भी दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर आप देखें तो कौन सी स्पीसीज होगी बच्चों इसमें? अगर मैं इसको फर्स्ट कहूं, ये है सेकंड और ये क्या है? थर्ड। तो सबसे जो रिएक्टिव होगा फर्स्ट, फिर हो जाएगा थर्ड और फिर क्या आएगा बच्चों? सेकंड। ये एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा इसके कार्बोकैटायन में, जो बहुत हाई अनस्टेबल होगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन बहुत ही टफ होगा, इसमें बहुत फास्ट होगा, कॉन्जुगेशन भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, इंडक्टिव इफेक्ट
ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, पहला यहां आ जाए बच्चों, यहां पर देखो आप, यहां पर और यहां पर, तो यहां पर कौन सा इफेक्ट दिख रहा है आपको? प्लस आर इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट, प्लस एच आई इफेक्ट और प्लस एच सभी है। यहां पर आप देखें हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट भी होता है हाइपर। यहां पर आ जाए तो आप देखेंगे प्लस आर दो बार देखें, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। ओके, तो ये और बाकी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, बट यहां पर आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव अगर यहां शिफ्ट होता है तो फिर इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन भी आएगा। यहां आ जाए तो सबसे मेन फैक्टर जो है प्लस आर, इसके अलावा एरोमेटिक भी है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि यहां से अगर कार्बोटाइन बनता है तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही पेयर इसमें आएगा ये एरोमेटिक कार्बोटाइन चेंज हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर देखें कि ये हमारे पास फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड स्पीसीज, तो सबसे फास्ट रेट होगा थर्ड में इनके लिए, फिर क्या है बच्चों? सेकंड और सबसे लो। ये इनके रिएक्शन का क्या होगा? ऑर्डर होगा। ओके, सब्स्टिट्यूशन किसका ऑर्डर है बच्चों? ये SN1। अब यहां आ जाओ बच्चों, यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग को बताया। ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब SN1 का जो रेट है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ऐसे में यहां रेट सबसे फास्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो जो स्टेबिलिटी है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। समझ गए ना कि हम जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे ये उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो ये होगा बच्चों, सबसे फास्ट इसमें, उससे स्लो इसमें और सबसे स्लो इसमें। अब आ जाते हैं यहां पर देखो आप, ये कौन सी पोजीशन में है? टर्शियरी। यहां पर कौन सी पोजीशन में है? सेकेंडरी। और यहां क्या है? प्राइमरी। तो सबसे फास्ट रेट ये होगा। ये किसका रेट होगा? SN1 का। समझ गए ना कि यहां पर टर्शियरी, यहां पर सेकेंडरी, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन सब इफेक्ट दिख रहे हैं। तो ये है, यहां क्राउडिंग का ध्यान रखना है बच्चों। यहां पर आप देखोगे ये 1,3 इंटरेक्शन है, 1,3 ठीक है इंटरएक्शन। तो ऐसे में इसका निकलना थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे ही इस पे इंटरएक्शन होगा तो ध्यान रखें कि ये क्या है? एक प्रकार का स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, स्टेरिक क्राउडिंग। तो आप ध्यान रखें कि जो SN1 रेट है वो स्टेरिक क्राउडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या हिंड्रेंस के। तो यहां पर आ जाए, यहां पर अगर हम देखें तो इस तरह का 1,3 इंटरएक्शन एब्सेंट है बच्चों। ओके, तो यहां पर ये फर्स्ट स्पीसीज है और ये है सेकंड। तो आप देखोगे फर्स्ट मोर रिएक्टिव देन सेकंड। यहां पर ये इंटरएक्शन से ब्रोमाइड चाहेगा कि वो हट जाए और ये प्लेनर चेंज हो जाए कार्बोकैटायन। और ऐसा करने के लिए ब्रोमाइड बहुत इजी हट जाता है। तो ध्यान रखें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे मेन इफेक्टिव होता है SN1 के लिए, फिर एरोमेटिक, फिर रिजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, फिर ये वाला ऑर्डर देखें। तो यहाँ पर फर्स्ट मोर रिएक्टिव देन सेकंड। समझ गए बच्चों कि यहाँ पर 1,3 इंटरेक्शन हो रही है, त्रिविम बाधा आ रही है। इस त्रिविम बाधा के कारण ब्रोमाइड बहुत जल्दी निकलेगा और निकलेगा तो हम जानेंगे कि जहाँ जितने जल्दी लिविंग ग्रुप हटे उतना अच्छा SN1 का रेट होगा। तो यहाँ पर SN1 इस तरह से। यहाँ आ जाए, यहाँ पर भी देखो आप टर्शियरी कार्बन है, यहाँ भी टर्शियरी है, बट यहाँ की जो क्राउडिंग है ये वाली, यहाँ पर ये बड़े अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं बच्चों। तो ये जो क्राउडिंग है समझ गए ना, ये ज्यादा है इसमें। तो यहाँ पर जो सेकेंड है मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। ऐसे ही यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर तो इससे ज्यादा रिएक्टिव SN1 के लिए ये होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है SN1 और SN2 मेनली देखना है क्राउडिंग से, फिर एरोमेटिक कैरेक्टर, फिर मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर कार्बोकैटायन में भी रहना चाहिए। जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर अगर आता है तो ध्यान रखें कि उनमें सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, फास्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कैसे रिंग में जुड़े हैं उनका भी ध्यान रखना है। ओके, तो यहां तक। अब देखो बच्चों नेक्स्ट आता है
कि लिविंग नेचर ऑफ, ठीक है, लिविंग नेचर आल्सो अफेक्टेड SN1 रेट वेटर Lg वेटर द SN1 रेट। समझ गए बच्चों कि जितना कम क्षारीय होगा SN1 का वेग उतना ही ज्यादा होगा। ओके, यहां पर अगर हम देखें कि पोलर और एक प्रोटिक मीडियम लें, ओके, कि हम यहां पर पोलर प्रोटिक मीडियम लें, तो आप देखोगे कि ये रेट मिलेगा आपको SN1। अभी मैं इनको हटा दूं यहां पर, अब बस आप इतना ध्यान रखें, ऐसे समझें कि यहां पर मैं ऐसे ले लूं कि यहां पर जो रेट है, आप देखोगे कि जो SN1 का रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी ऑफ Lg ग्रुप, लिविंग ग्रुप। समझ गए बच्चों कि Lg की क्षारीयता, जितनी कम क्षारीयता उतना ही ज्यादा SN1 का रेट। यहां पर अगर आप देखें FCl, ठीक है, अगर हम इनकी बेसिसिटी के देखें तो ये है Br और यहां पर क्या है आयोडाइड, तो ये इनकी बेसिसिटी है बच्चों। ओके, तो इनमें जो SN1 का रेट होगा या हम कहें कि जो लिविंग नेचर है Lg वो ऐसे होगा आयोडाइड। तो यहां पर सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है बच्चों? आयोडाइड। तो समझ गए ना कि एक पोलर प्रोटिक मीडियम जो लिया जाता है वहां पर अगर हम इनमें देखें तो सबसे फास्ट सब्स्टिट्यूशन किसका होगा? हैलाइड। तो आपको ऐसे याद रखना, बेसिसिटी जितनी कम SN1 रेट उतना ज्यादा। जस्ट ऐसा यहां देखें आप, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सबसे वीकेस्ट है, तो यहां पर हम देखेंगे कि इस ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन टफ होगा, इसका थोड़ा कम, और सबसे फास्ट किसका होगा? हैलोजन का। तो आप देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है मेनली आपको कहां मिलती है बच्चों? अल्कोहल्स, एल्काइल हैलाइड में। ओके, तो SN1 इस पर डिपेंड करता है। अब और देखो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है? ओके, कि न्यूक्लियोफिलिक नेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेट में तो सीधा सा है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो रेट है, नेक्स्ट है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो increase rate of SN1 reactions। समझ गए बच्चों कि जो नाभिक स्नेहिता है वो भी SN1 के रेट को इंक्रीज करती है। जितने अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे उतना ही फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चों। जैसे कि हम देखें कि पोलर अगर प्रोटिक मीडियम है, ओके, तो आप देखोगे ऐसे देखना है कि ये जब है SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ, ठीक है, जो है, या हम ये कहें कि SN1 का रेट, ठीक है, साइज ऑफ Ni यहां पर, तो यहां Cl, ओके, ये हो जाएगा, और यहां पर आयोडाइड, इसकी सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, क्योंकि पोलर प्रोटिक मीडियम में बच्चों ये कम हाइड्रेटेड रहेंगे, ये ज्यादा हाइड्रेटेड रहेगा। ऐसे में ये ज्यादा फ्री नेगेटिव चार्ज रखेगा और बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। बट अगर पोलर एप्रोटिक मीडियम लेते हैं बच्चों, ओके, तो आप देखोगे SN1 रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनाइन छोटा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पोलर एप्रोटिक मीडियम में जो नेगेटिव आयन है वो तो सॉल्वेटेड नहीं होता, बट जो कैटाइन है वो सॉल्वेटेड हो जाते हैं। तो ऐसे में जो छोटा एनाइन है वो ज्यादा फ्री रहेगा, उसमें डेंसिटी ज्यादा रहेगी, और ये जो है, देखो यहाँ पर तो ये ज्यादा सॉल्वेटेड हो गया था, लेकिन यहाँ पर पोलर एप्रोटिक मीडियम में जो ये आयन है इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो ऐसे में ये जब फ्री ज्यादा रहेगा तो ऐसे में क्या होगा बच्चों? ये एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाता है। तो वहां पर आप देखोगे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये होगा, मींस यहां पर ये है SN1 पर। ओके, साइज का देखें, और हम अगर मान लो क्राउडिंग ज्यादा है बच्चों, ठीक है, कि अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का एक तो ये ऑर्डर हो गया, दूसरा ये होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर उस न्यूक्लियोफाइल का साइज बहुत बड़ा है और डोनर एक सा है, ठीक है, फॉर सेम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, SN1 रेट जो होता है बच्चों वो जो है 1 ये हो जाएगा साइज। जैसे आप देखोगे CH3O माइनस CH3 होल ट्वाइस CH
O माइनस, CH3 होता है CO माइनस। तो यहाँ पर ये हमारा SN1 का, तो जब सेम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो तो SN1 का रेट साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज बहुत बड़ी तो न्यूक्लियोफाइल स्टेरिक क्राउडिंग में आएगा, कार्पेटाइन के पास पहुंचेगा तो उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर नहीं हो सकता। तो ऐसे में ये SN1। वैसे मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी के कंप्लीट ऑर्डर्स बताए हैं, तो ध्यान रखना है कि जो SN1 जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियोफिलिसिटी, बस इतना सा ध्यान रखना। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे इंक्रीज होती है, कैसे इंक्रीज होती है, वो सीधा सा आपको देखना है। सपोज इसी तरह से अगर आप SN1 में जाएं, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो SN1 का रेट है वो रेजोनेंस की क्या होगा, ठीक है, रेजोनेंस इन एनाइन। अगर एनाइन में रेजोनेंस होगा तो ऐसे में जो है SN1 का रेट डिक्रीज होगा बच्चों। जैसे हम ये कहें कि CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, और CH3 CH2 CH2 माइनस, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये ज्यादा होगा। तो यहाँ SN1 का रेट ऐसे आएगा, जस्ट C6H5 CH2 माइनस और C6H11 ओके और CH2 माइनस, तो ये ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा CH2 ओके। तो ऐसे कोई भी ग्रुप और भी आप देखो, जैसे यहाँ पर CH2 माइनस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पर चले जाओ आप CH2 माइनस है, कुछ भी नहीं है H है, और यहाँ चले जाओ CH2 माइनस और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ऐसा होगा SN1 का रेट। मतलब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो SN1 का रेट न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहां तक नोट करें। हम देखो बच्चों, और नेक्स्ट फैक्टर देख रहे हैं कि पोलर नेचर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। सपोज ओके बच्चों, आपको ऐसे ध्यान रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। जितना ज्यादा पोलर मीडियम होगा बच्चों, जितना ज्यादा ध्रुवीय माध्यम होगा, उतना ही ज्यादा SN1 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पोलर मीडियम जो है वो CX या जो लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक बना कर देता है, और फिर उनको क्या होता है, आपस में जुड़ने से रोकता है, उनका दोबारा एसोसिएशन होने से रोकता है। तो सबसे फास्ट जो SN1 रिएक्शंस होती हैं बच्चों, वो किसमें होती हैं, H2O। तो ज्यादातर आप देखोगे एक्वस मीडियम में हम SN1 रिएक्शंस लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम ये है, तो ये जैसे H2O का सब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, तो सबसे फास्ट इसमें, फिर इसमें, और इस तरह से। लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 रिएक्शन, जितना ठीक है लो कंसंट्रेशन होगी न्यूक्लियोफाइल की, ध्यान रखें बच्चों, उतना ही ज्यादा SN1 का रेट होगा। SN1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हालांकि इन पर डिपेंड नहीं करता रेट, फिर भी ये बता दूं कि ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो वो फिर SN2 के फेवर में जाने लगती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन भी इफेक्टेड, कुछ ना कुछ इफेक्ट डालती है रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, यहां तक आ गए। अब हम एक शॉर्ट में अगर देखें बच्चों कि जो SN1 का जो रेट है, ओके, तो वो किन किन फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा था। तो अब देखें आप कि जो SN1 रेट है, समझ गए बच्चों कि जो SN1 का वेग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्फा सब्स्टिट्यूशन, ओके, H इफेक्ट प्लस H प्लस I प्लस R इफेक्ट, ये हो गया स्टेरिक क्राउडिंग। ओके, और क्या देखा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ओके, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही ज्यादा SN1 का रेट होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होनी चाहिए, अल्फा सब्स्टिट्यूशन, स्टेरिक हिंड्रेंस, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ ग्रुप्स, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने देखा। ओके,
तो ये सब जो है बच्चों किसके फेवर में है, SN1 के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आप चले जाए तो बेसिसिटी ऑफ, और अगर आप देखें वेक्टर लीविंग नेचर ऑफ LG और बेसिसिटी ऑफ LG, इस पर कि जितनी ज्यादा बेसिसिटी होगी उतना ही कम उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चों। समझ गए बच्चों कि अल्फा प्रतिस्थापन जो SN1 का रेट है, जितना ज्यादा अल्फा प्रतिस्थापन होगा प्लस H जितना होगा प्लस I जितना होगा प्लस R जितना होगा, त्रिविम बाधा जितनी ज्यादा होगी, त्रिविम बाधा, इसके अलावा नाभिक स्नेहिता, नाभिक स्नेहिता, ठीक है, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक हो गया मीडियम का, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर हो गया ऑफ, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सीधा सा है, और अच्छा LG, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो LG की क्षारीयता, क्षारीयता ज्यादा है तो वो हटेगा तेज से, तो और माध्यम का, तो ये सारे फैक्टर्स जो है बच्चों SN1 के रेट को इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो हैं, और इतना सा ध्यान रखना है कि सीधा सा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन में जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा SN1 का रेट। तो ऐसा कोई भी फैक्टर बच्चों जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करे, सीधा सा ध्यान रखें वहां पर SN1 रेट होगा। अगर कोई रिएक्टेंट दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो ध्यान रखें थर्ड ऑर्डर में हमेशा SN1 रिएक्शंस होंगे। ओके, हम SN1 और SN2 जब दोनों कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स सहित ले लेंगे तो फिर हम देखेंगे इनकी अलग से स्टीरियो केमिस्ट्री, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताई। ओके, हम नेक्स्ट जो वीडियो लेंगे या जब भी लेंगे तो हम एक अलग से चैप्टर लेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो यह